नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह का बयान। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले महापौर, बीजेपी ज्वाइन करने पर कई बड़े कारण। जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि हम अयोध्या नहीं जा पाएंगे, मैं बहुत आहत हुआ हूं। बीजेपी की विकास और पीएम मोदी की गारंटी को लेकर भी विचार कर रहा था। जबलपुर की उन्नति के लिए डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन जुड़ा जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय से निवेदन है कि महापौर हमारे अन्नू भैया का और डिम्पल जी आदरणीय राकेश सिंह जी से निवेदन है, पीडब्ल्यूडी मंत्री के अन्नू भैया का और डिम्पल जी का। ऊपर आ जाए डिम्पल। पार्षद है डिम्पल टांग जी, जबलपुर की है, और उनको भी प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पहना के स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी को बुके देंगी आदरणीय डिम्पल टांग जी। अभी हमारे डिंडोरी के जिला पंचायत बहुत स्वागत, सभी का वंदन अभिनंदन। अब मैं हमारे डिंडोरी के रुद्रेश परस्ते जी जिला पर निवेदन है कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी का पटका पहना कर स्वागत करें। इनके साथ में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, संपतिया उनके जी से भी निवेदन है कि वो भी स्वागत करें। श्री अंजू जितेंद्र जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत की डिंडोरी की, उनसे भी निवेदन आए। और संपतिया उनके जी से निवेदन है कि आदरणीय उसका चलेगा हमारी जिला पंचायत की उपाध्यक्ष में यशस्वी सभांकर अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे दोनों प्रभारीगण माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय उपाध्याय जी, हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे डिंडोरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे पूर्व के वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी पधारे। इस वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पूर्व के। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके, और आज तो समय बदल गया है, क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी। इसलिए आपने बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख कारण है। एक कारण तो मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला, हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही हैं, उसको लेकर मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। तभी मैंने सोचा मेरा एक सबसे बड़ी जवाबदारी जो है वो जबलपुर को महानगर बनाना, जिसके लिए आज मैं जबलपुर महापौर, नागरिकों ने मुझे चुना है। मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि मैं जबलपुर की उन्नति के लिए काम करूं। उसके लिए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ नगर की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। एक इंजन अलग चलेगा, दो इंजन अलग चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो तरक्की है वो बाधित होती है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जबलपुर शहर में चलेगी, विकास की गंगा तेज बहेगी। जबलपुर शहर जो सपना था, जो हम लोगों ने सोचा था, जो मैंने आम जनता से वादे किए थे और जिसको पिछले 1.25 वर्षों तक निभाया भी, आज जबलपुर शहर बदल रहा है। और ये तेज गति से बदले, आगे बढ़े, इन सब भाव के साथ
आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैं जबलपुर शहर के नागरिकों को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं आपके लिए जीवन भर समर्पित रहूंगा। आपने मुझे प्रथम सेवक बनाया है और महापौर रहते हुए पूरे 5 वर्ष पूर्ण करते हुए जबलपुर शहर को उन्नति के रास्ते पर ले जाऊंगा। शीर्ष नेता जो यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिए हुए सारे दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करूंगा। और मेरे जो साथी जबलपुर शहर के, जिनके कारण मैं महापौर बना, चाहे संत समाज हो, चाहे मेरे मित्रगण हो या अन्य साथी हो जिनके कारण मैं बना, वो बार बार मुझसे कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा से मिलती है और हमें भारतीय जनता पार्टी में रहकर शहर की तरक्की के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमको काम करना चाहिए। आज उनकी बात मानकर और प्रमुख हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आगे चलकर हमारे मैं रुदेश परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष डिंडोरी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उस वार्ड की पार्षद आदरणीय डिम्पल टांक जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम सब मिलकर एक नया जबलपुर बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता और संस्कार, सनातन, ये सब भारत देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रख के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दायित्व मुझे क्षेत्र की जनता ने सौंपा है, उन दायित्वों को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्षेत्र की जनता का सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को। वर्तमान का दौर है, उस वर्तमान के दौर में मैं एक बात का जरूर दुख व्यक्त करता हूँ कि कल जो हरदा में घटना घटी थी, उस घटना का ये तो परमात्मा की कोई हमारी परीक्षा थी, लेकिन वाकई वो विस्फोट जिस प्रकार का था, अगर 2 हिस्सों में विस्फोट नहीं होता तो ये पता नहीं क्या होता, क्योंकि एक अलार्मिंग टाइप का विस्फोट हुआ, उसके कारण से काफी लोग वहां से निकल चुके थे। और जैसे ही हम तो कैबिनेट की बैठक में बैठे थे और कैबिनेट में ही वही समाचार आया, तो तुरंत सरकार जो कर सकती थी, ऐसी घटनाओं में किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन घटना के बाद जो प्रबंधन किए जाना चाहिए थे, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसका उदाहरण भी हमने कल ने सबने देखा है कि जिसके कारण से तो गति से न केवल हमारे वरिष्ठ मंत्री को वहाँ भेजा गया, बल्कि एससीएस और होमगार्ड डीजी साथ में गए, बाद में एम्बुलेंस और सारा प्रबंधन जो कर सकते थे। और चूंकि वो दूरी ऐसी है कि वहाँ की दूरी से हलारे ले जाने में हमको जो रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस को आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये सुप्रबंधन के व्यवस्था पे जितना जो कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। अभी मैं यहाँ के बाद तुरंत वहाँ वापस हरदा जाने वाला हूँ
और हमने कोशिश की कल शाम को ही दोबारा प्रदेश भर में कोई दोबारा ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ चल तो नहीं रही है। 24 घंटे के अंदर सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांग रहे हैं ताकि ऐसी घटना कभी कोई उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। लेकिन आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे ज्यादा अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, ये तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार की अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा, जिसके भरोसे से हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता मन में ललक लेकर के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें, कुछ काम करें, अपने आप को निखारें, व्यक्ति पर्सनैलिटी खुद की भी डेवलप होना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से होता है। मैं इस बात का आपके बीच में से एक छोटा सा गवाह हूँ। एक मजदूर परिवार से निकल करके आता हूँ। आज परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी। मेरे से कई सारे वरिष्ठ मौजूद हैं सबके साथ, लेकिन ये हमारा परिवार भाव कि कदम कदम पे सहयोग करके पार्टी की ये विशेषता है। हमारे वीडी शर्मा जी भी उदाहरण है, जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी आपने ये अपने बीच में 5 साल लगातार पूरा काम करते हुए सबको लेके चलना और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का जो उदाहरण बनता है, इस सामूहिक नेतृत्व की कोई पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक पार्टी जहाँ आप छोड़ के आए वहाँ एक ही परिवार के पास पार्टी रुकी हुई है। कई सारे वरिष्ठ बाहर के लोग कह रहे थे प्रणब मुखर्जी सहित भारत रत्न मिला। मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के रीति नीति, उनके कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर और डिंडोरी जिले को एक मॉडल जिला पंचायत बनाने की विचारधारा से डिंडोरी जिले के क्षेत्र की जनता विभिन्न परेशानियों से जूझ रही है, मैं निरंतर देख रहा हूं और क्षेत्र के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से जुड़ना जरूरी था और मैं इस मंच के माध्यम से डिंडोरी जिले के समस्त जनता को विश्वास दिलाता हूं। जबलपुर से खबर है, जहां पर जबलपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। हरदा की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने आतंकी घटना की आशंका जताई है। हरदा हमेशा से सीमी का गढ़ रहा है और वहीं एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना एक जांच का विषय बनता है और इस इलाके में पहले भी सीमी के लोगों की गतिविधियां हो रही हैं। कांग्रेस के सवाल पर उमा भारती की तीखी टिप्पणी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे स्वर्ण मंदिर में भरा था बारूद। उमा भारती, ज्यादा लोग जाएंगे तो भग देंगे। लो 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 देख देख, मैं रोटी लाई, इधर हूँ ये देखो। लो अब समझ में आया ना, किधर हूँ बोले ऐसा खाना। ये दुखद हादसे की जानकारी मुझे रात में हो गई थी। एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है वो तो वापस नहीं लौट सकते, लेकिन वो बहुत तकलीफ से मरे हैं और अभी बहुत बड़ी संख्या में घायल भी होंगे। हमारे प्रदेश की सरकार तो बहुत ही संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। जो उनके परिजन हैं उनको ठीक से मुआवजा भी मिलेगा या घोषित हो चुका होगा, लेकिन जो मर गए वो बहुत कष्ट से मरे हैं। और इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। मेरी पूरी सहानुभूति
परिजनों के साथ है और मैं जो गुजर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ इस दुखी मन से कि ऐसे दुख से किसी की मृत्यु ना हो। अब मैं इसको इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना, कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया, तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी, तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हो जो आतंकी गतिविधियों से संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो पूरा स्वर्ण मंदिर के अंदर बारूद भरा हुआ था, इसलिए कांग्रेस के लोग से और आतंकवादियों से भर गया था। हम ना आतंकवादियों को छोड़ते हैं, और एक बार सिमी के आतंकवादी भागे थे जेल से, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो सब उड़ा दिए गए थे। ठीक है। हरदा ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि फैक्ट्री में क्या हुआ, फैक्ट्री में कितने लोग थे। मोहन यादव जी, यदि निष्पक्ष जांच के जरिए सरकार ईमानदारी से कुछ सुनना और समझना चाहती है तो इस बयान को जांच की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बोले, दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो याद रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में नहीं लगा, दूसरे में लगा। दूसरा बहुत तेज धमाका था, पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज फूटी, तो हम एकदम से भागे, हमको भगाए सबको, बोले भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल है। जैसे वो कितने लोग काम कर रहे थे? 4 मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं, और बच्चे भी थे उनके साथ। काम करते थे, बेसमेंट को निकालने का प्रयास नहीं कर रहा, उसके अंदर कितने लोग मर गए उसे बराबर कर दिया उन्होंने। आगे बढ़ जाओ, यहीं से बिल्कुल मिल जाएगा यार। सर, ये मेन बिल्डिंग थी यहाँ पे जिसमें ब्लास्ट हुआ था। आगे जा सकता है, आगे घटना हुई है। हम उस साइट पर हैं। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं, तो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे क्या नजर है आपको? तो बहुत नुकसान हुआ हमारे घर का भी। बच्चे, एक बच्चे हमारे आँख से कहीं निकला, 8 से 7 साल का बच्चा है। इसमें कितने लोग काम करते हैं? इसमें कम से कम 700 लोग काम करते हैं। तो अभी आपके हिसाब से सब बात तो ये हमारे बहुत सारे हैं, ये बहुत कम, मरे बहुत ज़्यादा हैं। कितने मर गए? अब क्या मालूम, पर कोई दीवार से कूदा, कोई निकल भी नहीं पाया, कोई वहीं गिर गया, कोई उठा, कोई गिरा, किसी को पत्थर लगे, किसी को पटाखे लगे, किसी का सिर फूट गया। बहुत सारे हमारे मोहल्ले के 3-4 मर गए। हमारी नन मर गई, बड़े सीकर जी। ये हमारे पड़ोसी वो मुकेश उषा, वो मर गए। उनके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे से उनके। और इधर सभी, हम तो पहले आए, ये बाद में आके बस आए। आप इधर आओ परिवार मतलब जला एक ही आदमी है। भैया माइक नीचे कर देता। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, जला एक ही आदमी। इसका पहचान नहीं हो पाया। पहचान वाले कितने जले हुए? जले हुए कुछ सारे जले हुए हैं। कैजुअल्टी पत्थर से, इंजुरी से मरे। आनंद
ये जब इतनी जेसीबी 10-15 जेसीबी एक साथ चल रही है मुगलें बड़ी बड़ी 210 से भी बड़ी, और ये लाशें इतना बड़ा ब्लास्ट था, कितनी लाशें दबी होनी चाहिए? इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है? मतलब आप ये मोटे तौर पे लाशों को दबा रहे हैं, निकाल नहीं रहे। ये जो प्रोसेस है, कलेक्टर बात नहीं करना चाहता है, एसपी मेरे आने से पहले ही पत्ती गली से निकल गए। ये ना आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते, इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका क्या समझे हम? अरे भैया ऐसे मत करो ना, भारत 124। हेलो भैया, माइक हटा वहाँ से, प्रेम मेरा पूरा। क्यों? क्या पीछे जाके लगाओ, पीछे जाके लगाओ ना। मतलब 10-12 जेसीबी एक साथ चल रही है, बड़ी बड़ी पोखलें, और लाशेस का बेसमेंट था, बेसमेंट को चेक किया? जमीन के स्तर पे खड़े हैं, बेसमेंट था अंदर। आपने बेसमेंट 10 फीट 15 फीट नीचे होता है, सबने मुझे बताया बेसमेंट में 300-150 लोग काम करते थे, तो बेसमेंट का क्या किया? तो अल्टी पल्टी का कितनी आपने ऊपर अल्टी पल्टी करी, नीचे अल्टी पल्टी करी क्या? 3 मंजिल नीचे गिरा है, मलबा 3 मंजिल का नेचुरल है, 8-10 फीट तो होगा, तो 10 फीट के नीचे जो लाशें दबी उनका क्या हुआ? ये कर रहे हैं हम, तो दबा रहे हैं। अच्छा भैया, इन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम में कौन है फॉरेंसिक टीम का कौन है? फॉरेंसिक टीम क्या है? कोई फॉरेंसिक टीम क्या है? कोई नहीं आए। अच्छा, एक अब ये बताओ आप कि यहाँ कितने लोग काम करते थे? कोई इसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन है क्या प्रशासन के पास? नहीं है, मतलब ये संख्या नहीं है आप लोगों के पास, नहीं है कितने लोग काम करते थे? नीचे कर लो भाई, नीचे तरफ से कर लो। नहीं है। तो जो लाइसेंस दिया होगा उसमें होगा ना, जो यहाँ पे फैक्ट्री को लाइसेंस मिलता है उसमें होता है कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपके पास, वो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका कंट्रोलर होता है एक्सप्लोजिव्स का। तो आपको नहीं पता? मैं कर रहा था, बात पहली प्रायोरिटी है कि इसमें जो लाशें दब गई है उसको, इन लाशों का कोई कैलकुलेशन होगा या उनका कोई डीएनए टेस्ट करके उनके परिजनों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? तो कैसे देख रहे हैं? ये तरीका है देखने का क्या? इतना बड़ा ब्लास्ट था, 24 घंटे मिल गए, जो मर गया, जो अंदर रह गया होगा वो मर गया होगा, और जिस तरीके से जेसीबी चल रही है, जिंदा हो तो नहीं बच सकता। तो ये प्रशासन किस गति से काम करे? कौन एक्सपर्ट है? बारूद कितना था? बारूद ऐसा है कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे थे उन लोगों से बात की मैंने, जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100-150-200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे, और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST-SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे, बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर, जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय स्पष्ट है। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है? संदिग्ध के दायरे में है।
अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जब जेसीपी चल रही है। जेसीपीओ के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता, और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल जेसीबी से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूं कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था, यहाँ रह नहीं सकता था, यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। में सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है कितने लोग नीचे दबे हुए, इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत है उनको 25,000 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा, उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां 2-2 मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाते थे, कितने सुहा हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तात्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान। और फिर लोग मर गए। ये न वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं ये, सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। एसआईटी का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पर तो 307 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पर भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 बार हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हो, आना नहीं चाहते। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ और जल्दी से मरों की लाश, जो लाशें वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप
सरकार के साथ। मिसिंग के 2 मामले ही आए हैं सर। प्रशासन का कहना है कि सारी बातें अखबार में, मीडिया में है, आप लोगों के संज्ञान में है। एक व्यक्ति के 2 लोग मरे 2018 में, जब मुकदमा हुआ 10 साल की सजा हुई। फिर 20 में 3 लोग मरे, फिर इसी फैक्ट्री में फिर इन पे क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। फिर 22 में 3 लोग मरे इसी फैक्ट्री में, आज तक क्या हुआ पता नहीं चला। और अब कितने लोग मरे, सैकड़ों की तादाद में है, हजारों की दो संख्या में है, 90 है, 100 है, 50 है, 40 है, क्या है पता ही नहीं चल रहा। जी तो अल्टीमेटली ये सरकारी हत्याएं नहीं है तो क्या है? मिसिंग पटाखा फैक्ट्री के पास तमाम लाइसेंस कितनी मौतें हुई हैं, मौत के आंकड़ों को आप इतने पत्रकार, इतने मीडिया, इतने कैमरे हैं, मैं आपसे सवाल है, क्या मौतों को छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है? ऐसे जेसीबी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। विधानसभा चल रही है, उनके पास पीएम आवास योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देना, बातें सेकेंड है, ये आएगी। पर आज जरूरत है जो लाशें हैं वो परिजनों को दें और प्रभावित परिवारों की सरकार सहायता करे। विधानसभा चल रही है क्या? सही तरीके से न्याय करे, छुपाए नहीं, अपराध को छुपाए नहीं। विधानसभा चल रही है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरह विधानसभा में हमारे विधायक इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर कहा, घटना की जानकारी लेते ही सीएम मोहन यादव ने मेरे साथ एसीएस सहित बड़े अधिकारियों को भेजा है। वहीं एसीएस कमेटी बनाई, मौतों के आंकड़ों पर बोले उदय प्रताप। मौत का आंकड़ा 11 है और कितनी मौत हुई है यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो फैक्ट्री चल रही है उस फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय अंदर गए थे, अटेंडेंस लगी थी उन लोगों की, वो बताया जा रहा है कि 580 एम्प्लॉय अंदर गए थे सर। तो आपके पास कुछ आंकड़ा है कि कितने एम्प्लॉय अंदर गए थे सर? इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो जो लोग वहाँ आते जाते इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू वहाँ पर जो किया गया है उसमें बहुत सावधानी के साथ रेस्क्यू हुआ। इसको बहुत जल्दी भी किया जा सकता था, लेकिन बॉडीज वहाँ पर कोई ऐसा ना हो, किसी बॉडी को क्षति हो, कोई व्यक्ति वहाँ पर फंसा हुआ हो, उसको कोई नुकसान हो। बहुत सावधानी के साथ एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगी हुई थी, प्रशासन के लोग थे, वो पूरी एहतियात बरतते हुए पूरी कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। और मुझे लगता है कि हाईएस्ट लेवल पर प्रिकॉशन लेकर जो कार्रवाई होना चाहिए वो वहाँ पर मौके पर काम इसके पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसकी जांच रिपोर्ट पर आज तक नहीं आ पाई, विधानसभा के पटल पर नहीं गई। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच बहुत जल्दी आ जाएगी सर? ऐसा तो है सर, नहीं मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित संज्ञान लेकर जिस तेजी से इनिशिएट किया है, मैं उस भरोसे पर आपको कह सकता हूं कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है। शीघ्र जांच का रिपोर्ट आने के बाद उसका निराकरण होगा और ताकत से कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने रोक लगाई थी, कमिश्नर ने उसको खोल दिया था, उसको लेकर क्या कुछ आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से आ रही, यही जांच का विषय है। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है जो टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं कि महीने भर बाद रिपोर्ट आएगी, निर्धारित समय अवधि में उसकी रिपोर्ट देगी और जो भी उसमें दोषी हैं, किसी स्तर का कोई व्यक्ति हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, सवाल ये उठता है कि लंबे समय से वो फैक्ट्री चल रही है और रिहायशी इलाके में वो फैक्ट्री थी। ऐसे में क्या स्थानीय जो वहाँ पे आपके जो जनप्रतिनिधि थे उनके नजरों में ये चीज नहीं चल रही थी? कोई लंबे समय से फैक्ट्री चल रही थी सर? आप देखिए, जब दुर्घटना के बाद इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए एक जांच दल बनाया
एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एसीएस होम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उसकी मंशा यही है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी स्तर का कोई व्यक्ति उसमें अगर दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। और उनको क्यों सील नहीं किया गया अभी तक? 24 घंटे हो गए हैं घटना को, अभी तक वहाँ पर सिंगाड़े जैसे बम जो है सुखाए जा रहे हैं। लोगों के वापस आने के बाद वल्लभ भवन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्टर से और हमारे कमिश्नर्स के साथ बातचीत करके निर्देश दिए थे कि 24 घंटे के अंदर हमें पूरे प्रदेश की जांच के बाद रिपोर्ट चाहिए। वो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को टाइमलाइन 4-5 बजे की है शाम की, वो रिपोर्ट मिलेगी और लगातार प्रदेश में जांच के बाद में जहां पर अनियमितताएं हुई वहां पर कार्रवाई भी हुई है और प्रशासन सजग होकर इस पर काम कर स्वाभाविक रूप से सर सामने की दुखद घटना है और जैसे ये इसकी जानकारी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आसपास के जिलों को पूरी तेजी से उस पर लगने के लिए बोला। एम्बुलेंसेस वहाँ भेजने का काम शुरू हुआ और घटना को स्वयं मॉनिटर करने लगे। उन्होंने मुझे हमारे एसीएस अजीत केसरी जी, एडीजी होमगार्ड, हम लोगों को तुरंत हरदा रवाना किया। हरदा जाकर हम लोग वहाँ स्पॉट जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पर भी हम लोग घटना स्थल पर भी गए। उसके बाद में हॉस्पिटल्स में जाकर भी देखा और चूँकि मामला बेहद गंभीर था, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मॉनिटर भी कर रहे थे और हम लोग जो दुर्घटना में घायल थे वो समय पर हॉस्पिटल में पहुँचे, इस बात की चिंता वहाँ पर कर रहे थे। भोपाल भेजने का काम, इंदौर भेजने का काम की बर्निंग यूनिट्स हमारी बड़े शहरों में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से बात की और हमारे एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इंदौर में उनको तैयार करके रखा था कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट कहीं बाहर भी हमको शिफ्ट करना पड़ा उसकी भी सरकार ने तैयारी करके रखी थी और जो अपने पार्ट पे सरकार कर सकती थी बेहतर वो काम किया। हम लोगों ने स्वयं मौके पर जाकर वहाँ पर देखा, घायलों से बात की और जब हम वहाँ से आए उस समय तक 9 लोग इस गंभीर घटना में उनका असामयिक निधन हुआ। बाद में फिर उन लोगों की सूचना और मिली। इस तरह से 11 लोग इस घटना में हताहत हुए हैं और मुझे लगता है सरकार पूरी संजीदगी से नज़र रखी है और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें हमारे जो है एसीएस होम उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है। एक और जांच कमेटी कल बनाई थी जो कि लगातार इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रही है। तो सरकार पूरी जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह का बयान। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले महापौर, बीजेपी ज्वाइन करने के कई बड़े कारण। जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, मैं बहुत आहत हुआ हूं। बीजेपी के विकास और पीएम मोदी की गारंटी को लेकर भी विचार किया जा रहा है। कहा था कि भैया समय रहते फैसला कर लो, लेकिन वो पार्टी की दुर्दशा कराने के लिए उनकी व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, इसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर अरे सुनो कोने पे लो, पहले उधर भैया मोबाइल भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे कैमरा चलिए राहुल मोबाइल दे भाई रवि तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता और संस्कार, सनातन, ये सब भारत देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रख के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष डिंडोरी। आज कांग्रेस पार्टी
को छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के रीति नीति, उनके कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर और डिंडोरी जिले को एक मॉडल जिला पंचायत बनाने की विचारधारा से डिंडोरी जिले के क्षेत्र की जनता विभिन्न परेशानियों से जूझ रही है, मैं निरंतर देख रहा हूं और क्षेत्र के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से जुड़ना जरूरी था और मैं इस मंच के माध्यम से डिंडोरी जिले के समस्त जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो दायित्व मुझे क्षेत्र की जनता ने सौंपा है, उन दायित्वों को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्षेत्र की जनता का सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार भाई साहब। रवि पीछे कर यार, वो क्या वैसे ही चलिए, ये लोग आ रहे हैं सारा। मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी पद का पहना के स्वागत करते हैं। हमारे प्रभारी राशिद का राशिद का राशिद सर बीच में आ जाइए। मुख्यमंत्री जी यहाँ हो ना, यहाँ हो ना, इधर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। डिम्पल का नाम पार्षद है डिम्पल टाउन की, जबलपुर की है। आइए, और उनको भी स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी को बुके रहेंगी आदरणीय डिम्पल टाउन। अभी हमारे डिंडोरी के जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको भी स्वागत हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष स्वागत करें। इसके साथ संपतिया वीपी जी से भी निवेदन है कि वो भी स्वागत करें। श्री अंजू जितेंद्र जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत, उनसे भी निवेदन आए और संपतिया आदरणीय प्रहलाद जी से और हमारी जिला पंचायत की और आज इस अवसर पर जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, जो हमारे जबलपुर के महापौर भाई जगत बहादुर अन्नू जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की ओर से देता हूँ।
उनके साथ हमारी बहन पार्षद हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। डिंडोरी के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी से लेकर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सम्मानीय अध्यक्ष, जनपद के सदस्य और कांग्रेस के भी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है। डिंडोरी कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया। शुक्ला जी हमारे आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सिंगरौली हमारा जो जिला है, सिंगरौली जिले की हमारी जिला पंचायत की सम्मानीय उपाध्यक्षा आदरणीय बहन अर्चना नागेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। पूरे कांग्रेस के लोग जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके मन में है अगर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना। और मुझे लगता है कि अनु भैया इसी के ही उदाहरण है कि जब सामाजिक काम और बाकी चीजें करने की उनके मन में होती थी तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी, कांग्रेस में हमें कर ही नहीं सकते। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कोने कोने के अंदर माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपको जगत बहादुर अन्नू जी से लेकर के रुद्रेश परस्ती जी, बहन अर्चना जी से लेकर के सभी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। आपको ये लगेगा कि हम एक परिवार के सदस्य बने, केवल राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम सब मिलकर के परिवार के नाते से और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ जैसे देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप सबके साथ टीम भावना के साथ हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज एक संकल्प के साथ हमारे महेंद्र जी चुनाव के प्रभारी हैं और सतीश उपाध्याय जी चुनाव के सह प्रभारी हैं। जब सतीश जी सह प्रभारी बने थे तो 2928 जीते थे और महेंद्र जी और सतीश जी, मोहन यादव जी यहाँ बैठी पूरी टीम ने तय किया कि इस बार तो 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी को झोली में डालना है और देश के अंदर सर्वाधिक वोट परसेंट मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का लेकर के आएंगे। उसमें आप सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर ताकत बढ़ी है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस अवसर पर खास करके हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे बीच में यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय वी शर्मा जी, हमारे दोनों प्रभारीगण माननीय महेश सिंह जी, माननीय उपाध्याय जी, हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे माननीय ये ज्वाइनिंग का अभियान जो चल रहा है उसका हमारे पूर्व मंत्री और माननीय मिश्रा जी प्रभारी हैं। इस अवसर पर हमारे सभी माननीय विधायकगण, ये राजनीतिक खास करके वर्तमान का दौर है, उस वर्तमान के दौर में मैं एक बात का जरूर व्यक्त करता हूँ कि कल जो हरदा में घटना घटी थी, उस घटना का ये तो परमात्मा की कोई हमारी परीक्षा थी, लेकिन वाकई वो विस्फोट इस प्रकार का था, अगर 2 हिस्सों में विस्फोट नहीं होता तो ये जाने क्या होगा। क्योंकि एक अलार्मिंग टाइप का विस्फोट हुआ, इसके कारण से काफी लोग वहां से निकल चुके थे। और जैसे ही हम तो कैबिनेट की बैठक में बैठे थे और कैबिनेट में ही नहीं समाचार आया तो तुरंत सरकार जो कर सकती थी, ऐसी घटनाओं में किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन घटना के बाद जो प्रबंधन किए जाना चाहिए सर, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसका उदाहरण भी हमने कल में सबने देखा है, जिसके कारण से प्रगति से न केवल हमारे वरिष्ठ मंत्री को वहाँ भेजा गया बल्कि ACS और होमगार्ड डीजी साथ में गए। बाद में
एम्बुलेंस और सड़क प्रबंधन जो कर सकते थे। और क्योंकि वो दूरी ऐसी है कि वहाँ की दूरी से लाने ले जाने में हमको जो रास्ते में ट्रेन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस को आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और ये प्रबंधन के व्यवस्था पर जितना जो कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। अभी मैं यहाँ के बाद तुरंत वहाँ वापस हरदा जाने वाला हूँ और हमने कोशिश की कल शाम को दोबारा प्रदेश भर में कोई दोबारा ऐसी कोई प्रक्रिया चल तो नहीं रही है। 24 घंटे के अंदर सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांग रहे हैं ताकि ऐसी घटना कभी कोई इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया। अब हमको लग नहीं रहा, हमसे अगर अपने सारे मित्र बता रहे हैं, ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, ये तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है और आपका विश्वास भी टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा, जिसके भरोसे से हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता मन में ललक लेकर के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें, कुछ काम करें, अपने आप को निखारें, व्यक्ति पर्सनैलिटी खुद की भी डेवलप होना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से होता है। मैं इस बात का आपके बीच में से एक छोटा सा गवाह हूँ। एक मजदूर परिवार से निकल करके आता हूँ। आज परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी। मेरे से कई सारे वरिष्ठ मौजूद हैं सबके साथ, लेकिन ये हमारा परिवार भाव, ये कदम कदम पर सहयोग करके पार्टी की ये विशेषता है। हमारे वीडी शर्मा जी उदाहरण है, जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी आपने ये अपने बीच में 5 साल लगातार पूरा काम करते हुए सबको लेके चलना और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का जो उदाहरण बनता है, इस सामूहिक नेतृत्व की कोई पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक पार्टी जहाँ आप छोड़ के आए हो, एक ही परिवार के पास पार्टी रुकी हुई है। कई सारे वरिष्ठ बाहर के लोग कह रहे थे प्रणब मुखर्जी सहित। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं जबलपुर महापौर, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला, हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही हैं, उसको लेकर मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। तभी मैंने सोचा मेरा एक सबसे बड़ी जवाबदारी जो है वो जबलपुर को महानगर बनाना, जिसके लिए जबलपुर के नागरिकों ने मुझे चुना है। मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि मैं जबलपुर की उन्नति के लिए काम करूं। उसके लिए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ नगर की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। एक इंजन अलग चलेगा, 2 इंजन अलग चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो तरक्की है वो बाधित होती है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जबलपुर शहर में चलेगी, विकास की गंगा तेज बहेगी। जबलपुर शहर जो सपना था, जो हम लोगों ने सोचा था, जो मैंने आम जनता से वादे किए थे और जिसको पिछले 1.25 वर्षों तक निभाया भी, आज जबलपुर शहर बदल रहा है और ये तेज गति से बदले, आगे बढ़े। इन सब भाव के साथ आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैं जबलपुर शहर के नागरिकों को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं आपके लिए जीवन भर समर्पित रहूंगा। आपने मुझे प्रथम सेवक बनाया है और महापौर रहते हुए पूरे 5 वर्ष पूर्ण करते हुए जबलपुर शहर को उन्नति के रास्ते पर ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता जो यहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिए हुए सारे दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करूंगा और मेरे जो साथी जबलपुर शहर के जिनके कारण मैं महापौर बना, चाहे संत समाज हो, चाहे मेरे मित्रगण हो या अन्य साथी हो जिनके कारण मैं बना, वो बार बार मुझसे कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा से मिलती है और हमें भारतीय जनता पार्टी में रहकर शहर की तरक्की के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमको काम करना चाहिए। आज उनकी बात मानकर और प्रमुख हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आगे चलकर हमारे डिंडोरी के भी बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उस वार्ड की पार्षद आदरणीय डिम्पल टांक जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम सब मिलकर एक नया जबलपुर बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे और माननीय मोदी जी। जबलपुर रसल चौक स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने सुबह सवेरे गोली चलने की आवाज से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक गोली माधवी नाम की युवती को लगी है। युवक को गोली लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इधर घायल युवती को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्रथम प्रसूता मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। क्या नाम है? माधवी। यही बाइक चल रही है। जब बाइक करेगा पुलिस अभी तो आई है। को बताना चाहेंगे कि हमारे थाने की पेट्रोलिंग मोबाइल को जानकारी मिली थी कि जबलपुर अस्पताल की एक महिला है जो यहाँ नर्सिंग स्टाफ में काम करती है और इसको समदड़िया इन होटल है जो असल चौक के पास में, उसके सामने किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल किया गया है। तत्काल हमारी पुलिस को इसमें सक्रिय हुई और इस महिला का भी जबलपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी की अरेस्ट हुआ? आरोपी की पता तलाश हम लोग कर रहे हैं। गोली कहाँ लगी है? गोली उसकी पसलियों में लगी है, बाएं तरफ पसलियों में लगी हुई है। दृष्टिकोण से क्या एक तरफा प्यार है या क्या एंगल सामने आया सर? हाँ, अभी तक जो बात मालूम पड़ी है कि वो लड़की और लड़के के बीच में शायद कोई दोस्ती का मैटर था। लड़की जिसका नाम माधुरी चौधरी नाम बता रहे हैं और आगे हम लड़की की स्टेटमेंट के बाद में कुछ बता पाएंगे। कौन सी कहाँ की रहने वाली है? कटनी की रहने वाली मूलतः यहाँ जबलपुर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करना बता। कोई सोनी करके आरोपी के नाम, एक सोनी करके नाम आ रहा है। गिरफ्तार अभी हम चल रहे हैं, विवेचना के बाद बता देंगे। अब सोनी नाम आ रहा है, बस इतना। गिरफ्तार हो गया था? अभी लगे हुए हैं हम लोग, उसमें लगे हुए हैं। जानकारी आ गई अभी हम बता रहे हैं आपको। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। वहीं बता दें आपको कि परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने गाडरवाड़ा विधानसभा के जनपद पंचायत चारगांव खुर्द के ग्राम गोटी टोरिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी राकेश बौरे एवं जनप्रतिनिधि, भाजपा जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। गोटी टोरिया सरपंच राखी संगम राय के द्वारा कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य केंद्र का आज शुभारंभ किया गया है। आज्ञा के बाद हम आपके बीच में आए। नहीं, योजनाएं बहुत हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम लोगों ने सिलेंडर नहीं मिल पाया, आवास किसको नहीं हो पाया, पेंशन, किसान सम्मान निधि छूट गए, उसका सूचीबद्ध किया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामंगलम् ईशामन्ये भगवान् मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ओम चंद्रमाण रूपजा संतो इसको बंद करना है। होगा ये सामने जंतर पत्र पूजे इतने इसमें मुझे लगता है कि ये जनसंपर्क के कार्यक्रम आज थे। कहीं पर हमारा गोरिटोरिया में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन लोकार्पण था और आज रानीगढ़ जो हमारा एक पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ के इस मार्ग का भूमि पूजन आज हुआ। विकास के जो सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व इस देश में चल रहा है, उस सिलसिले को बढ़ाने के लिए हम सब लगातार प्रयासरत रहते हैं, चीज़ें ज़मीनी स्तर पर पहुँचे। उसी तारतम्य में ये दौरा हुआ। आज छात्र छात्राओं के बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गए हैं, छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश रहेगा? उनको शुभकामनाएं देता हूँ। शासन उनको बेहतर व्यवस्था दे सकता है, संसाधन उपलब्ध करा सकता है, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल कर सकता है और उनका परिश्रम, उनकी मेहनत उनको श्रेष्ठ परिणाम लाने में मदद करता है। मेरा केवल यही आग्रह है कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पर उनसे भी अपेक्षा है कि किसी भी किस्म की अनधिकृत जो प्रैक्टिसेस हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर पेपर ले लो, हम पेपर उपलब्ध करा सकते हैं, ये है, इस तरह की गतिविधियों में न पड़े, न शामिल हो, न संलिप्त हो, क्योंकि इससे उनका भविष्य भी खराब होता है और माता पिता को भी एक अतिरिक्त तनाव झेलना पड़ता है और पूरा सिस्टम भी पैरालाइज होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, बेहतर परिणाम वो लेकर आएंगे। उन्होंने परिश्रम साल भर किया है, शिक्षकों ने उन पर परिश्रम किया है, अनुकूल परिस्थितियां उनके पास हैं, तो अपने मेहनत के आधार पर वो पेपर देने जाएं, एक अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।